नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के एलजी द्वारा जांच आदेश के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम। आप पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर पैसे देकर विधायकों को तोड़ने का लगाया था आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 32 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। वित्त वर्ष 2025 और 26 में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। बिहार एनडीए के सांसदों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। बजट में राज्य के विकास को प्रमुखता देने पर जताया आभार। और 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कौलाने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम रवाना हो गई है। एलजी ने कहा है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा इस बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आपके 7 उम्मीदवारों से भाजपा संपर्क कर 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी में शामिल करना चाह रही है। हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए। जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, संजय सिंह हो या कोई और, आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। दिल्ली भाजपा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है। आतिशी अभी भी इस तरह के एक मामले में जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल 6 बार हमारे नेताओं से माफी मांग चुके हैं। अब संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए घटिया, बेबुनियाद है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर दिनेश शर्मा ने कहा कि आयोग को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी उनकी हताशा को दर्शाती है। लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं है। दिनेश शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं, जो दिल्ली में प्रचार भी कर रहे थे। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग 15 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहे हैं उनके विधायकों को जो बनने वाले हैं। अरविंद जी तो बड़े महान विधिवेत्ता, महान भविष्यवक्ता है। उनको पता है कौन विधायक बनने वाला। अगर ऐसे ही है तो बता दे भाई कहां कहां उनका विधायक बन गया है। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, अंडा को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी विधायक चुनाव हुआ है, अभी विधायक बना नहीं है और विधायक को लोगों ने खरीद लिया, इसका वो अफवाह फैला रहे हैं। अफवाहों के सरगना मत बनिए। आप अगर जनता ने आपको नहीं चुना है या ऐसा आपको लगता है तो एक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार आप अपनी पराजय को स्वीकार करें। आप देखें कि अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग पर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सफेद कपड़े तक की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। यह आदरणीय जो भी हमारे नेतागण हैं, चाहे वो विपक्ष की क्यों ना हो, उनको लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। एक संवैधानिक पद है जो चुनाव आयोग, उसके बारे में इस प्रकार का कृत्य मैं समझता हूं ये लोकतांत्रिक मर्यादा का भी हनन है और परंपराओं का भी हनन है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, जो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो मन गढ़ंत हैं। अभी तक तय भी नहीं हुआ है कि विधायक कौन बनेगा और 15 करोड़ रुपए लेने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि उनको कॉल आ रहे हैं उनके विधायकों के पास। तो इसके साथ साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सही नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरह की टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप पर भाजपा लगातार हमलावर है। इस मामले में भाजपा नेता विष्णु मित्तल ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पत्र में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आरोपों का जिक्र किया है। विष्णु मित्तल ने आम आदमी पार्टी के आरोप की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो या अन्य किसी जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। विष्णु मित्तल ने एलजी को लिखे पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी के इस आरोप में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की बड़ी संख्या को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बुरी तरीके से हार रही है, इसलिए वो कवर फायर कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए वह उस दिन क्या बोलेंगे, कैसे एक नया नैरेटिव बनाएंगे, वह उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और झूठ के सहारे खुद को सांत्वना देते रहेंगे तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। राहुल गांधी को अपनी हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता।
राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। इससे पहले राहुल गांधी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार की गुट की नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र चुनाव में महाअघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल आयोग से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राउत ने कहा, हम आयोग से कहेंगे कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। ये 32 लाख वोटर्स अब बिहार में जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। वहीं एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव की उन्होंने मांग की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम पार्टी के चुनाव चिन्हों के बीच भ्रम के कारण चुनाव हार गए। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग करते हैं। Some information that we have found about the Maharashtra election. We've studied in detail the voter lists, the voting patterns, and we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होगा और होम लोन से लेकर कार लोन तक सस्ते होंगे। देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। आरबीआई ने बीते 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को घटाया है। रेपो रेट की समीक्षा के लिए 5 फरवरी से 7 फरवरी तक आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई एमपीसी की पहली बैठक के बाद फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। रेपो रेट में 0.25% की कमी के बाद ये 6.25% पर आ गई है, जो पहले 6.50% थी। रेपो दर 2 साल से 6.50% पर स्थिर बनी हुई थी। आरबीआई ने पिछली बार मई 2020 में कोरोना महामारी के समय रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% किया था। फिर वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी थी। ये सिलसिला 2023 में थमा। अब 5 साल के बाद रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होगा और होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते होंगे और कंज्यूमर को राहत मिलेगी। We will continue to strengthen, rationalize and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection
too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. रेपो रेट का पूरी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। अब केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंक अक्सर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं। रेपो दर का उपयोग करके केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करते हैं। जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही हो और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ा सकता है। इससे उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे खर्च धीमा हो सकता है और मुद्रास्फीति कम हो सकती है। दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था सुस्त है और मुद्रास्फीति बहुत कम है तो केंद्रीय बैंक उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर कम कर सकता है। रेपो रेट में बदलाव से बजट पर भी असर पड़ता है। आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट यानी कर्ज पर ब्याज दरों को कम करके एक सकारात्मक संकेत दिया है और देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखने की आरबीआई की प्रतिबद्धता को दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली में पूरा हुआ मतदान, जनता ने किसे दिया सत्ता का अभयदान? क्या बीजेपी के हाथ लगेगी सत्ता की बाजी या फिर कांग्रेस के हाथ में होगी सत्ता की चाबी? क्या केजरीवाल बनाएंगे सरकार या जनता लगाएगी उनको फटकार? हार जीत का होगा सटीक विश्लेषण। डीडी न्यूज के डाटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। देखिए जनादेश 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से चुनकर आए एनडीए के तकरीबन 30 सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बजट में बिहार को प्राथमिकता दिए जाने पर आभार जताया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को मध्यम वर्ग के लोगों के अनुकूल बताया। उन्होंने इसे सर्व समाज के हित का बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को रास नहीं आ रही हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा में भारत के निर्यात को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब हम $800 बिलियन का निर्यात की कामयाबी हासिल करेंगे और पिछले 4 से निर्यात लगातार बढ़ा है। Like to inform the honorable member through you, sir, that his information that exports are declining is not entirely accurate. Exports have been growing. Exports have grown significantly in the last 4 years, and this year also there will be a growth, and we will end the year with over $800 billion of exports for the very first time in India's history. तो 4 सालों में निर्यात बढ़ा, इसका जिक्र किया पीयूष गोयल ने। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि नेशनल सैंपल सर्वे विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत है जो भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डाटा संग्रहण के क्षेत्र में नेशनल सैंपल सर्वे उत्कृष्टता का प्रतीक है। From understanding poverty and unemployment to assessing literacy and health concerns, the NSS has been a trusted source of information guiding India's
development trajectory. Over the past 7.5 decades, the NSS has evolved to meet the changing needs of our nation. It has embraced technological advancements, expanded its scope and refined its methodologies to ensure accuracy, reliability and relevance. Today, the NSS stands as a symbol of excellence in data collection and compilation. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस मौके पर कहा कि डाटा संग्रहण और विश्लेषण को और बेहतर बनाने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे को आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। As India moves towards the goal of what the Prime Minister has defined as the Viksit Bharat, NSS must embrace technological advancement to enhance data collection and analysis. To my mind, enhancing data collection requires technologies such as artificial intelligence and machine learning, which can significantly improve data collection methods by automating processes. और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कल्याणी में पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री में विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। नवी मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई ड्रग्स में 4.9 किलोग्राम हाइब्रिड स्ट्रेन हाइड्रोपोनिक गांजा, 11.540 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला कोकीन और 200 पैकेज में 5.5 किलोग्राम कैनबिस गमी शामिल है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की मदद से की गई थी। ड्रग्स की तस्करी संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई थी और कोंकण मुंबई के रास्ते शहर में प्रवेश किया था। इससे पहले 31 जनवरी को नवी मुंबई पुलिस ने छापेमारी करके ड्रग्स की एक खेप बरामद की थी, जिसके पास से खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। प्रारंभिक जानकारी में इस मामले के तार विदेश से जुड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में खेलों को बढ़ावा देने की कवायद भी शुरू है। क्रीड़ा भर्ती की ओर से प्रयागराज में खेल महाकुंभ संवाद संगम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन भूमि पर चल रहे दिव्य महाकुंभ के अंतर्गत क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा खेल महाकुंभ संवाद संगम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। 6 फरवरी से शुरू हुआ खेल महाकुंभ संवाद संगम 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां, विचार विमर्श और प्रेरणादायक संवादों का आयोजन किया जाएगा। 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक होने जा रहा है भारत में, तो हमारे जो परंपरागत गेम्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको कैसे हम एक साथ में पिरो के लेके आए और एक रिसर्च करें, उस पर मंथन करें। उसके लिए फिर यहाँ पर सारी स्टेट के प्लेयरों को बुलाया गया है। खेल महाकुंभ संवाद संगम जो बेसिकली 8 दिन का प्रोग्राम है, हम 8 दिन तक चर्चा करेंगे, एक मंथन करेंगे कि कैसे हमारे यंगस्टर और ज्यादा खेलों में पार्टिसिपेट कर पाए, कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो अच्छे प्लेयर हैं उनको पहचाने, उनको सपोर्ट करें। खेल महाकुंभ का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। खेल महाकुंभ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में खेल महाकुंभ के ट्रैक सूट का भी शुभारंभ किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और परिश्रम का साथ हो तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। I want to send my message
my convey my message to all the youths of the sport person particularly of the nation, भारत को तकड़ा बनाना है और जीतना है। पहलवान योगेश्वर दत्त और जिम्नास्ट गीता कर्माकर ने खेल महाकुंभ में आए बच्चों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और कहा कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, देश में खेलों का भविष्य उज्जवल है। सभी खिलाड़ी, अलग अलग खिलाड़ी यहाँ पे पूरे देश से खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुश्ती के, कबड्डी के, खो खो के, मलखम्ब के, और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ यूपी की गवर्नमेंट का, सीएम सर का इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि कैसे आने वाले जो 36 ओलंपिक का मिशन ले रहे, 2036 ओलंपिक का जो ड्रीम्स हम देख रहे, उसको लोगों के बच्चों के अंदर कैसे ज़्यादा एक जो भूख होती है वो जो है। खेल महाकुंभ संवाद संगम महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में खेलों की ऊर्जा को जोड़ने का एक प्रयास है। देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। हमको यहाँ पर आके बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा खेल महाकुंभ का हर एक गेम का लेके इतना मतलब गेम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इधर वेस्ट बंगाल की नॉर्थ कोलकाता से आई हूँ यहाँ पे कबड्डी खेलने। यहाँ का मतलब यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। देखा कि यहाँ आके बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भव्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, डिजिटल महाकुंभ है। जी हाँ, और अब ये खेल महाकुंभ भी बन गया है। और इस संवाद में जो विशेषज्ञ आएंगे, खेल के एक से एक बढ़कर नगीने आएंगे, उन सब से इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आगे चलकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में कर सके। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, प्रयागराज से टीटी न्यूज के लिए। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगाज हो गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। इस बार मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट के साथ गोवा का भी पवेलियन देखने को मिलेगा। मेले के दौरान पर्यटकों को हरियाणा के साथ साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों के खास व्यंजनों का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों तथा थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के कलाकार शामिल होंगे। मेले में पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस बार हरियाणा सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है। दिल्ली मेट्रो मेले के टिकट और पार्किंग का कार्य देख रही है। इसमें दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशन पर मेले की टिकट बिक्री हो रही है और मेला गेट पर विशेष टिकट काउंटर लगाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।